हेलो गाइस, वेलकम बैक। आपका फिर से स्वागत है एक बार आपके अपने यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निक स्टडी में। गाइस, जैसा कि मैं ईडब्ल्यूडी सेकंड का सिलेबस लगभग ख़त्म ही कर चुका हूँ। बस थोड़ा बहुत ही सिलेबस और बचा है और उसी क्रम में हम लोग अब धीरे धीरे वायरिंग को शुरू करने जा रहे हैं। तो इसीलिए देखिए, मैंने सब स्टेशन चैप्टर ख़त्म कर दिया है सारा का सारा। अब उसका रिवीजन हो करेगा 20 मई के बाद। और सर्विस कनेक्शन का चैप्टर सारा का सारा ख़त्म कर दिया है। वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं मैंने सारे चैप्टर्स के, या आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वरना अगर आप प्ले लिस्ट में नहीं देखना चाहते तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखे हैं, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। ठीक है। तीसरा, अंडरग्राउंड लाइंस का चैप्टर भी ख़त्म कर दिया है हमने। तो अंडरग्राउंड से थोड़ा पीछे आते हैं, फिर आती है हमारे पास ओवरहेड लाइन। वैसे तो गाइस ओवरहेड लाइन में ऑलरेडी हम काफ़ी सारे न्यूमेरिकल कर चुके हैं, लेकिन तब भी आज एक और न्यूमेरिकल कर लेते हैं हम ओवरहेड लाइन का। और इतना कोई मुश्किल नहीं है। देखिए, अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन ओवरहेड लाइन के किए हैं वो सब हमने किए हैं 11 kV के। अभी तक जितने भी क्वेश्चन हमने किए हैं ओवरहेड लाइन के, वो हमने सबके सब 11 kV के किए हैं। यानी कि सब केवल 11 kV और थ्री फेस वाले किए हैं, 3 वायर वाले बस। तो अभी तक हमने एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं किया जो LT लाइन का था, जो आपकी गलियों में घूमती है लाइन, खंबे पर तार लगा के निकल जाते हैं ना, वो वाली लाइन का हमने एक भी क्वेश्चन नहीं किया है। और गाइज, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि एग्ज़ाम में ज़्यादातर इसी के पूछने के चांस रहते हैं। क्योंकि ना क्या है कि 11 kV की लाइन, ऐसा नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि 11 kV की लाइन नहीं पूछी जाएगी या 440 वोल्ट की लाइन नहीं पूछी जाएगी। देखिए, दोनों टॉपिक हैं, दोनों में से कुछ भी पूछा जा सकता है, लेकिन हमको करने भी तो दोनों ही पड़ेंगे ना। इसलिए 11 kV के काफ़ी सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। आज एक क्वेश्चन मैं आपको LT लाइन का भी कराया देता हूँ, जो कि आपके पास 440 वोल्ट का होता है या 400 वोल्ट वाला होता है। तो टॉपिक अगर आप देखें तो स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपको, लिखा हुआ कि LT ओवरहेड लाइन 400 वोल्ट 3 फेस 4 वायर। देखो 3 फेस, ये देखो इधर 3 फेस और 4 वायर, 3 फेस और 4 वायर की लाइन का क्वेश्चन करेंगे हम। ये ओवरहेड लाइंस के क्वेश्चन का पार्ट F है। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं गाइस। मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। दूसरा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और वीडियो, ज़रूरतमंद को वीडियो शेयर किया करो यार, क्योंकि देखिए काफ़ी ज़्यादा लोग इस टाइम घर पे बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं और वो गलत गलत चैनल पर गलत वीडियो देख कर भ्रमित हो जाते हैं या चीज़ों में दिक्कत हो जाती है। तो इसलिए मेरी कोशिश है कि आप हमेशा सही चीज़ दिखाएं हर किसी को, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके गाइस, चलिए गाइस, इन्हीं सारी बातों के साथ शुरू करते हैं इसका वीडियो। LT ओवरहेड लाइन, कौन सा LT? LT का फुल फॉर्म होता है हमारे पास लो टेंशन। कौन सा? लो टेंशन। ओवरहेड का मतलब जो खंबे पर लगा कर तार जाएंगे उसका। 400 वोल्ट वाली लाइन है, 3 फेस और 4 वायर की लाइन है। ओके गाइस, चलिए गाइस शुरू करते हैं इसका वीडियो शुरू करने से पहले न्यूमेरिकल को सोल्व करने के स्टेप बता देता हूँ। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, बहुत बार बता चुका हूँ, एक और बार सुन लीजिए आप। सबसे पहला स्टेप रहता है टेकिंग एजप्शंस। सबसे पहले स्टेप में हम लोग वो चीज़ें जो हमको न्यूमेरिकल करने के लिए ज़रूरी होती हैं लेकिन न्यूमेरिकल में दी नहीं गई होती, उनको हम एजप्शंस में मान लेते हैं। ये देखिए आप, उनको हम एजप्शंस में मान लेते हैं। दूसरा, हम ओवरहेड लाइन के क्वेश्चन में सबसे पहले नंबर ऑफ पॉल्स फाइंड करते हैं कि कितने खंबे यूज़ होंगे। उसके बाद हम सर्किट की करंट निकालते हैं। उसके बाद ओवरहेड जो वायर यूज़ करने वाले हैं, जो कंडक्टर यूज़ करने वाले हैं, वो किस डायमेंशन का यूज़ होगा। अगर वैसे तो ये बात आपको मैं बहुत बार बता चुका हूँ, लेकिन फिर से बताया दे रहा हूँ कि ये जो ओवरहेड कंडक्टर के बारे में बात हो रही है, वैसे तो ये हमेशा ऑलरेडी दिया होता है। वैसे तो ये हमेशा ऑलरेडी दिया होता है, लेकिन चलिए अगर नहीं दिया हो तब फाइंड करना सिखा रहा हूँ। दिया है तब तो कोई इशू ही नहीं है ना। अगर दिया है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं, लेकिन अगर नहीं दे रखा हो तो फाइंड कर लेते हैं करंट रेटिंग के हिसाब से। इसके लिए एक टेबल आती है। अगर आपको वो टेबल चाहिए आप हमें ईमेल कीजिए, आप हमें व्हाट्सएप कीजिए, मैं आपको वो टेबल प्रोवाइड करा दूँगा।
ओके गाइज। गाइज ईमेल पर कुछ लोगों का रिस्पॉन्स नहीं हो पा रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं थोड़ा नेटवर्क का इशू है इसलिए नहीं हो पा रहा है। आप व्हाट्सअप कीजिए, मैं आपको तुरंत रिप्लाई दूंगा हमेशा, क्योंकि व्हाट्सअप पे रिप्लाई देना ज़्यादा ईजी है, मटेरियल सेंड करना ज़्यादा ईजी है। ठीक है, ग्रुप का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है हमने, या मेरा व्हाट्सअप नंबर 8958617732 पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है गाइज, चलिए उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, जैसे ही ओवरहेड कंडक्टर का पता लग जाता है तो अगले स्टेप में हम लोग को करना होता है सिंगल लाइन डायग्राम। अगले स्टेप में हम सिंगल लाइन डायग्राम बनाते हैं। सिंगल लाइन डायग्राम बनाते हैं। सिंगल लाइन डायग्राम बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी न्यूमेरिकल का, और ये इतना ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आप इसको नहीं बनाएंगे ना तो एग्जामिनर को लगेगा कि आपको कुछ नहीं किया है। सिंगल लाइन डायग्राम किसी भी न्यूमेरिकल में, स्पेशली जब बात आती है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की, इलेक्ट्रिकल ड्राइंग की, इलेक्ट्रिकल डिज़ाइनिंग की, तो सिंगल लाइन डायग्राम ना बनाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि अगर आप सिंगल लाइन डायग्राम नहीं बनाएंगे ना तो अधूरा सा लगेगा कुछ, एग्जामिनर कभी ये सेटिस्फाई हो ही नहीं पाएंगे कि आपको कुछ आता है क्वेश्चन में। वहीं अगर आप सिंगल लाइन डायग्राम बना देते हैं तो पक्का एग्जामिनर बहुत अच्छे से सेटिस्फाई होंगे और आपके नंबर बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं। इसीलिए सिंगल लाइन डायग्राम आप क्वेश्चन में अपने ज़रूर बनाएं। ओके गाइज, चलिए उसके बाद हम टर्मिनल पोल का डायग्राम बनाते हैं। वैसे तो ये अब पूरी तरह से ऑप्शनल होता है, पूरी तरह से ऑप्शनल, मतलब कभी भी वो बहुत ही कम क्वेश्चन ऐसे होते हैं, बहुत बहुत ज़्यादा कम, बहुत ही कम क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें वो आपसे टर्मिनल पोल का डायग्राम बनाने को कहेगा। टर्मिनल पोल मतलब शुरू वाला पोल या फिर आखिरी वाला पोल, जैसे बिल्कुल स्टार्टिंग वाला पोल होगा कोई, या फिर बिल्कुल आखिरी वाला पोल होगा, तो उसको टर्मिनल पोल कहते हैं। तो वैसे तो बहुत रेयर केस में ऐसा होता है, हमेशा नहीं पूछा जाता है, बहुत मुश्किल है कि आपसे वो टर्मिनल पोल का डायग्राम बनाने को कहेगा। ठीक है नहीं, चलिए उसके बाद क्या रहता है गाइज कि टर्मिनल पोल का डायग्राम अगर आप बना देते हैं तो इम्प्रेशन डबल हो जाता है एग्जामिनर पर, जो आपकी कॉपी चेक करने वाले हैं, जो आपके आंसर शीट को चेक करने वाले हैं, मार्किंग करने वाले हैं। अगर आप टर्मिनल पोल का डायग्राम भी बना, देखिए सिंगल लाइन तो बनाना पड़ेगा ज़रूर, सिंगल लाइन डायग्राम बनाए बगैर तो आप ये समझिए कि आपके नंबर कट ही जाएंगे, पूरे कभी नहीं मिल पाएंगे, चाहे क्वेश्चन में पूछा गया है चाहे नहीं पूछा गया, लेकिन आपको सिंगल लाइन डायग्राम बनाना पड़ेगा ज़रूर। वहीं अगर आप टर्मिनल पोल का डायग्राम भी बना देते हैं तो आपका इंप्रेशन जस्ट डबल हो जाता है, जस्ट डबल हो जाता है। ठीक है नहीं, ये बहुत ज़रूरी बातें हैं यार, आपको मैं बता के चल रहा हूँ, आप छोड़ो मत करो, वीडियो को स्किप मत किया करो, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो ट्रिक सिखाएंगे आपको एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाने की ट्रिक्स ही तो हैं ये। आप वीडियो को स्किप करके कितना टाइम बचा लोगे अपना, लेकिन बहुत सी ऐसी बातें सिखा के जाऊँगा मैं इस पूरी वीडियो के अंदर, हमेशा सिखा के जाता हूँ जो आपके मार्क्स बढ़ा देगी एग्ज़ाम में। और आप भी चाहते होंगे कि आपके मार्क्स बढ़ें, चाहते हो ना? अगर चाहते हो कि मार्क्स बढ़ें तो वीडियो को ना बिल्कुल पूरा देखा करो, स्किप मत किया करो। ओके गाइस, चलिए उसके बाद हम जैसे ही हमारे पास टर्मिनल पोल का डायग्राम बन जाता है फिर हम लिस्ट ऑफ मटेरियल्स का प्रिपरेशन कर लेते हैं, यानी कि फिर हम लिस्ट ऑफ मटेरियल्स को तैयार कर लेते हैं। इस पूरे प्रोजेक्ट में, इस पूरे काम में लगने वाले मटेरियल्स की एक लिस्ट तैयार कर ली जाती है, ताकि लिस्ट इसलिए तैयार की जाती है क्योंकि देखिए आप अगर मार्केट भी जाते हो, अगर आप बाज़ार भी जाते हो तब भी एक लिस्ट बना के लेके जाते हो कि मुझे इतने आलू लेके आने हैं, इतनी प्याज लेके आनी है, इतना टमाटर लेके आना है कि नहीं। और ये तो आप इतना बड़ा काम करने जा रहे हो कि आप एक ओवरहेड लाइन लगाने जा रहे हो, एस्टिमेशन के क्वेश्चन करने जा रहे हो, तो यहाँ तो लिस्ट ऑफ मटेरियल्स का होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हम मटेरियल के पैसे लिख देते हैं, मटेरियल कॉस्ट फाइंड कर लेते हैं, फिर लेबर कॉस्ट फाइंड कर लेते हैं, फिर इमरजेंसी कॉस्ट फाइंड कर लेते हैं, और फिर हम इन तीनों कॉस्ट को ऐड कर देते हैं और टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट यानी कि उस पूरे प्रोजेक्ट में लगने वाला खर्चा निकल जाता है। एक ज़रूरी बात सुन लो आप, ज़रूरी बात वो ये है कि ज़्यादातर क्वेश्चन हमारे यहीं पे निपट जाते हैं, इससे ऊपर भी बस, लेकिन ये जो नीचे के दोनों स्टेप हैं ये हमको तब करने होते हैं जब आपसे वो उस प्रोजेक्ट में आने वाली लागत पूछे। अगर वो केवल मटेरियल पूछ रहा है, केवल मटेरियल पूछ रहा है, तो आपके केवल लिस्ट ऑफ मटेरियल्स तक का काम है, आपको कॉस्ट भी नहीं लिखनी पड़ेगी, आपका टाइम पूरा आधा आधा बच जाता है।
जो कि ज़्यादातर क्वेश्चंस में वो केवल मटेरियल्स की लिस्ट ही बनवाते हैं और कॉस्टिंग बहुत कम पूछी जाती है। लेकिन अगर कॉस्टिंग पूछा जा रहा है, लेकिन आप अगर आपके पास टाइम है और आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो आप सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ तक करके आओगे, जिसका एग्जामिनर पर अलग ही इम्प्रेशन पड़ेगा। आपका नंबर कटने से तो रहा यार, गारंटी है मेरी, आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा अगर आप क्वेश्चन को यहाँ तक करके आओगे तो। यहाँ तक मतलब टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट तक एक भी नंबर नहीं कटेगा, एक भी नहीं। और एग्जामिनर्स पर इफेक्ट इम्प्रेशन अलग से पड़ेगा यार, कॉपी इतनी अच्छे मूड में चेक करेंगे आपकी। बहुत कोशिश करना कि आप सारे के सारे क्वेश्चंस को टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट तक ही करके आओ, ठीक है गाइस। मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि आपको स्टेप बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। इन्हीं स्टेप्स को समझने का कोशिश करिए आप यार, स्टेप बहुत ज़रूरी है किसी भी क्वेश्चन को समझने के लिए, ठीक है नहीं। चलिए, अगर गाइस वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना अभी तुरंत। वीडियो को यार लाइक जरूर करके जाया करो, आप वीडियो देख के चले जाते हो लाइक करके नहीं जाते हो, गलत बात, ठीक है। चलिए देखिए, ये क्वेश्चन जो मैं आज करके दिखा रहा हूँ आपको, ये एग्ज़ाम में आया हुआ है 2015 में, 2016 में एग्ज़ाम में आया हुआ है और पूरे 20 नंबर में आया था। कितने नंबर में आया था? पूरे 20 नंबर में आया था। 20 मार्क्स मायने रखते हैं, तो जरूर देखना, पूरा वीडियो देखना, आखिर तक देखना। इस क्वेश्चन को करना पूरा सिखा दूंगा आपको। अगर आपको थोड़ा बहुत भी डाउट रहा हो कभी, तब भी क्लियर कर दूंगा, ठीक है। अच्छा, मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ वरना ऊपर लाइन ही जाएगी। वो पढ़िए, ऊपर से आप पढ़ना शुरू कीजिए। क्या लिखा है? 1 किलोमीटर लंबी सिरोपरी, इंग्लिश में भी है, आप इंग्लिश वाला पढ़ लो। 1 किलोमीटर लंबी सिरोपरी यानी कि ओवरहेड 415 वोल्ट, ठीक है, वोल्टेज की वैल्यू दे गई। थ्री फेज 50 हर्ट्स। डिस्ट्रीब्यूशन लाइन को 100 kVA, ठीक है, इतने पोल माउंटेड सब स्टेशन से सीधे मार्ग पर स्थापित करना है हमको। इस ये जो पोल माउंटेड वाला हिस्सा है ना, इसका कोई रोल नहीं है। अच्छा, क्वेश्चन में आधे लोग यहाँ कंफ्यूज अभी हो। अब अगर इस क्वेश्चन को पढ़ा जाए तो इसमें आधे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये पोल माउंटेड सब स्टेशन का भी कोई रोल है क्या, है ना। तो गाइस आप बिल्कुल चिंता ना करो, यहाँ पोल माउंटेड सब स्टेशन का इतना सा रोल नहीं है। बस करना क्या है हमें कि एक नई लाइन लगानी है जो कि पोल माउंटेड सब स्टेशन से जोड़ी जाएगी, ठीक है नहीं। हमको एक नई लाइन लगानी है जो कि बस आप इस पोल माउंटेड सब स्टेशन को भूल ही जाओ, ठीक है नहीं, बस कुछ नहीं करना है। अब पढ़िए, इस लाइन को 9 मीटर लंबे आरसीसी खंबे पर इतने के ACSR चालक से बनाना है। चलो, कंडक्टर की माप भी दे दी। कंडक्टर की माप, ये वाला कंडक्टर यूज़ करना है। अभी एक्चुअली थोड़ा हो सकता है गंदा सा दिख रहा हो आपको, मैंने वही छाप दिया है जो क्वेश्चन आया था ना, मैंने वैसे ही छाप दिया है यहाँ पे। अभी जब मैं करूँगा सोल्व तो मैं बिल्कुल साफ साफ लिखा है, ठीक है, परेशान। और जो राइटिंग लिखी है, अगर वो राइटिंग समझ में ना आए ना, तो आप ज़रूर हमें ईमेल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए कि राइटिंग समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि उसके बाद लिखा है कि अपेक्षित सामग्री की सूची बनाओ, मतलब लिस्ट बनानी है मटेरियल्स की, और लाइन की लागत अब हमें कॉस्ट भी करनी पड़ेगी, का एस्टिमेशन करो। खंभों के बीच में जो है 50 मीटर का स्पैन है, इसका सामान्य चित्र बनाना, यानी कि सिंगल लाइन डायग्राम भी बनाना है रूट का, सही है। बस एक बार चाहो तो इंग्लिश में भी पढ़ देता हूँ आपके लिए कि 1 किलोमीटर लॉन्ग ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन लाइन ऑफ 415 वोल्ट 3 फेज 50 हर्ट्ज इज टू बी connected along a straight route from 100 kVA 11 by 0.4 kV pole mounted substation. The line is to be laid with 6/1 into 3 mm ACSR conductor on RCC pole of 9 meter length. Make list of materials required and estimate the cost of line. The span between adjacent pole is 50 meters. ठीक है, draw the rough sketch of the route. सही है, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एक नई लाइन लगानी है हमें जो कि हमारे पास कितने की है हमारे पास जो है वो LT लाइन है 400 वोल्ट की, ठीक, 415 वोल्ट की। ओके गाइस, चलिए शुरू करते हैं। देखिए पीछे अगर क्वेश्चन ध्यान से देखा जाए तो पोल माउंटेड का है, पोल माउंटेड सब स्टेशन लगा हुआ है। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं पोल माउंटेड के जस्ट बराबर में ही एक पोल लगा रहा हूँ। पोल माउंटेड सब स्टेशन के
वहीं से पोल लगा के चल, वहीं से शुरू करके चल रहे हैं, लेकिन असल में इसको एग्जिस्टिंग लाइन का भी कर सकते हैं आप क्वेश्चन, सही है नहीं। लेकिन मैंने क्या किया है कि मैंने वहीं पोल लगा दिया है जहाँ से कि हमने स्टार्ट किया था, ठीक है। हमने जो है पोल वहीं से लगा दिया, बिल्कुल ऐसे समझो कि आप इस ट्रांसफॉर्मर का रोल इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं रहा है फिलहाल के लिए। ये जो क्वेश्चन किया गया है, ये वाला क्वेश्चन जो आप देख रहे हो आप, इस क्वेश्चन में ट्रांसफॉर्मर का इतना सा भी रोल नहीं है, ठीक है नहीं। वो केवल ऐ भी लिखा हुआ था, हमको बस केवल एक नई लाइन लगानी है बस, और कुछ नहीं करना है। हमको केवल एक नई लाइन लगानी है जो कि कितने 1 किलोमीटर लंबी, 1 किलोमीटर लंबी एक नई लाइन लगानी है, ठीक है, 415 वोल्ट की, और वायर भी दे दिया है साथ में, ठीक है। बस इतना आप समझ के चलो। तो सबसे पहला एजप्शन मानेंगे हम कि लाइन एक सीधी रेखा में है। ऐसा इसलिए करते हैं हम क्योंकि मोड़ पे ना हमें एक्स्ट्रा मटेरियल लगाना पड़ता है। अगर हम लाइन को मोड़ेंगे तो एक्स्ट्रा मटेरियल लगाना पड़ेगा, इसलिए हम लाइन को हमेशा अपनी एक सीधी रेखा में मान लेते हैं। ओके गाइस, चलिए उसके बाद आ गया कि 9 मीटर लंबे आरसीसी पोल का यूज़ किया गया है। क्या है अगला वाला कि 9 मीटर लंबे आरसीसी पोल का यूज़, ये तो खैर क्वेश्चन में दे दिया था, इसको हम ना भी लिखते तब भी कोई इशू नहीं है। आगे वाला है कि फर्स्ट एंड लास्ट पोल टर्मिनल पोल है, जो कि हमेशा होता है गाइस, पहला और आखिरी पोल किसी भी लाइन का टर्मिनल पोल होता है अगर हम नई लाइन लगाते हैं तो। अगर इसको हम ट्रांसफॉर्मर पोल माउंटेड से जोड़ेंगे तब एग्जिस्टिंग लाइन हो जाएगी। इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आप इस पोल माउंटेड का जिक्र ख़त्म कर दें, आप जो है उस पोल माउंटेड वाले सब स्टेशन का जिक्र ख़त्म कर दें, ठीक है नहीं। बस आप बस केवल ये समझ के चलो कि हमको 1 किलोमीटर की नई लाइन लगानी है। चलिए फिर अगर ऐसी बात है तो मैं आपको एलटी लाइन का एक क्वेश्चन और करा दूंगा जो कि एग्जिस्टिंग लाइन का होगा, ठीक है नहीं। एलटी लाइन का आपको मैं एक क्वेश्चन और करा दूंगा जो कि एग्जिस्टिंग लाइन का होगा। जैसे कि एक एलटी लाइन आती है, उसमें दूसरी एलटी लाइन से उसको जोड़ा जाता है। फिलहाल आप इस क्वेश्चन को एक न्यू लाइन की तरह कंसिडर करके चलें, मतलब इसमें ट्रांसफॉर्मर का रोल नहीं रहा है। ओके गाइस, चलिए फर्स्ट एंड लास्ट पोल टर्मिनल पोल होगा जो कि सिंगल पोल। देखिए एलटी लाइन में हमेशा टर्मिनल पोल सिंगल पोल होता है। ये बहुत से बच्चों को कंफ्यूज करती है चीज़ कि एलटी लाइन में हमेशा टर्मिनल पोल सिंगल पोल होता है। क्या रहता है कि एलटी लाइन में टर्मिनल पोल हमेशा सिंगल पोल रहता है, क्योंकि वहाँ कोई भी क्रॉस आर्म नहीं लगाई जाती, केबल और केबल इंसुलेटर लगाए जाते हैं, साइकिल इंसुलेटर क्लैंप के साथ, और कहानी खत्म हो जाती है। इसीलिए टर्मिनल पोल हमेशा और हमेशा क्या रहेगा, सिंगल पोल रहेगा एलटी लाइन में। और एचटी लाइन जो कि 11 केवी की रहती है, जितने अभी तक हमने क्वेश्चन किए हैं बाकी के, अगर आप न्यूमेरिकल देखे होंगे वीडियो तो उसमें सब में हमने डबल पोल लगाया था। तो कन्फ्यूज़ बिल्कुल नहीं होना मेरे बच्चे, कन्फ्यूज़ बिल्कुल भी नहीं होना। करना क्या है आपको कि एलटी लाइन में टर्मिनल पोल सिंगल पोल यूज़ करना है और एचटी लाइन में टर्मिनल पोल डबल पोल यूज़ करना है। बस इतनी सी कहानी है और कुछ। फेज और न्यूट्रल वायर के रूप में ये वाला वायर यूज़ किया गया, ऐसा हमें क्वेश्चन में ही दे दिया था। मैंने कहा था ना कि ज़्यादातर क्वेश्चंस में वायर की डायमेंशन ऑलरेडी दे दी जाती है। पहले ही मैंने आपको बताया था कि ज़्यादातर क्वेश्चंस में वायर की डायमेंशन जो है वो ऑलरेडी दे दी जाती है, और जिनमें नहीं दी जाती है उसमें हम कैलकुलेट कर लेते हैं करंट रेटिंग के हिसाब से, ठीक है नहीं। यहाँ तो हमने ट्रांसफार्मर का रोल ही खत्म कर दिया है, तो करंट रेटिंग का भी कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है। और ऊपर से हमें यहाँ पे वायर भी दे रखा है ऑलरेडी, ये वाला वायर यूज़ होगा। इसका हम टेबल में से प्राइस देख लेंगे और लगा देंगे। अगर आपको वो टेबल चाहिए जिसमें इसके प्राइस लिखे हैं, या ओवरहेड लाइन से संबंधित कोई भी आपको टेबल चाहिए, आप हमें ईमेल कर सकते हैं polytechnicstudy2019@gmail.com पर, या फिर आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं 8958617732। दूसरा, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर दोनों के अलग अलग ग्रुप बने हुए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप जाके उन ग्रुप्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए लाइन जो है 3 फेज 4 वायर वाली है। आपको मैं ये ज़रूर बता दूं कि एलटी लाइन कभी भी आप 3 वायर के साथ नहीं लेके जाओगे। एलटी लाइन को कभी भी केवल 3 वायर्स के साथ नहीं लेके जाया जाता, कम से कम 4 वायर होने जरूरी है। 4 वायर कौन कौन से, 3 फेज और एक न्यूट्रल। कौन कौन से हैं 4 वायर, 3 फेज हैं और एक न्यूट्रल है। क्योंकि गाइस आप खुद सोच के देखो कि एलटी लाइन का मतलब क्या है। एलटी लाइन का मतलब है किसी को कनेक्शन देना, एलटी लाइन का मतलब ये तो किसी को कनेक्शन देना,
और जब आप किसी को कनेक्शन दे रहे हो तो इसका मतलब तो ये है ना कि आपको न्यूट्रल वायर ज़रूर चाहिए, क्योंकि विदाउट न्यूट्रल तो बात ही नहीं बनेगी ना। इसीलिए LT लाइन कभी भी 3 फेस 3 वायर वाली नहीं जाती, हमेशा 3 फेस 4 वायर कम से कम जाती है, ठीक है। उसके बाद अर्थिंग वायर रहता है। अब है कि 8 SWG का अर्थिंग वायर यूज़ किया गया है। आपको मैं बताते बताते थक गया यार कि अर्थिंग वायर केवल 8 SWG का ही यूज़ करो। ऐसा, अच्छा ऐसा मैं क्यों कहता हूँ आपसे, ये भी तो आप सोच कर देखो। हर बार मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 8 SWG का एक यूनिवर्सल ऐसा अर्थिंग वायर है जिसे आप किसी भी एस्टिमेशन के क्वेश्चन में यूज़ कर सकते हैं। और ऐसा नहीं कि मैं खुद से करा रहा हूँ, विद रूल है और 100% सही है। एक ही वायर रहेगा अर्थिंग का, तो आपको उसका प्राइस याद करने में आसानी रहेगी। मान लीजिए कि आप ओवरहेड लाइन में 8 SWG का यूज़ करो, पावर वायरिंग में आप दूसरा यूज़ करो, तो उसमें क्या रहता है कि अलग अलग याद करोगे आप तो दिक्कत पड़ेगी ना। इसीलिए मेरी कोशिश है कि आप हर जगह केवल 8 SWG का वायर ही यूज़ करो। ओके गाइस, चलिए गाइस, हमारे एजप्शन ख़त्म हो चुके हैं और मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको एजप्शन अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपने एजप्शन पूरे नहीं देखे और काट काट के देखे तो मैं फिर से एक बार कहूँगा, बाकी आपका मन है, कोई फोर्स नहीं है, आप एजप्शन पूरे देखो। इतना कुछ बताया जाता है एजप्शंस में यार कि आप सब कुछ ऐसे ही कर दोगे। आधे से ज़्यादा क्वेश्चन केवल एजप्शन भी सॉल्व कर दिया जाता है, पता ही नहीं आपको ये वाली बात। चलिए अब कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ पोल्स करते हैं। नंबर ऑफ पोल्स की कैलकुलेशन कर लेते हैं। देखिए लेंथ ऑफ लाइन, लाइन की जो लेंथ थी हमारे पास वो है 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर का मतलब होता है 1000 मीटर। जब हम पोल्स की कैलकुलेशन करते हैं तो हम क्या करते हैं कि लाइन की लंबाई को स्पैन की लंबाई से भाग कर देते हैं। यानी कि मान लीजिए लाइन की लंबाई 1000 मीटर, स्पैन की लंबाई 50 मीटर। हमने क्या किया कि इस 1000 मीटर को इस 50 मीटर से भाग कर दिया और जो आया उतने बीच में स्पैन लगेंगे। अगर एग्जिस्टिंग लाइन होती, फिर से सुन लो, ये बहुत मज़े के क्वेश्चन है, मज़े की बात बता रहा हूँ मैं आपको। नंबर ऑफ पोल निकालने के लिए क्या करते हैं हम कि लाइन की लंबाई को स्पैन की लंबाई से भाग कर देते हैं। कर दिया भाग, कुछ आया, जितना आया अगर वो LT लाइन है और नई लाइन है तो उसमें एक और जोड़ दो, इतने खंबे यूज़ होंगे। अगर HT लाइन है तो जहाँ जहाँ डबल पोल यूज़ किया गया है उसमें उतने और जोड़ दो, उतने खंबे यूज़ होंगे। तीसरी चीज़, अगर एग्जिस्टिंग LT लाइन है तो जितना भाग करके आया केवल उतने ही खंबे यूज़ होंगे। है ना मज़ेदार। फिर से सुन लो आप, लाइन की लंबाई को जब स्पैन की लंबाई से भाग किया गया, लाइन की लंबाई को जब स्पैन की लंबाई से भाग किया गया तो कुछ आया, जितना आया उसमें आप एक जोड़ दो, LT लाइन में नई लाइन में उतने खंबे यूज़ होंगे। और जितना आया है भाग करके, अगर एग्जिस्टिंग LT लाइन है तो केवल उतने ही खंबे यूज़ होंगे। रही बात HT की, तो HT में गाइस मैं बहुत बार बता चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है उन सारी वीडियोस के। चैप्टर नंबर 5 ओवर हेडलाइंस का 6 वीडियो है, 7 भी हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो हैं, आप जाके सारी की सारी देख लीजिए। LT लाइन की पहली है। HT के तो यार इतने न्यूमेरिकल कराए हैं कि मुझे तो लगता नहीं कोई छूटे। और LT का मैंने इसलिए करा दिया क्योंकि LT का अभी तक नहीं कराया था एक भी। LT का मैं बस केवल एक न्यूमेरिकल और लेके आऊँगा कल, उसके बाद LT लाइन ख़त्म हो जाएगी। ओके गाइस, चलिए यहाँ हमने लाइन की लेंथ को स्पैन की लेंथ से भाग किया, यानी कि 1000 मीटर को 50 से भाग किया तो आया हमारे पास 20। कितना आया हमारे पास आया 20। अब चूंकि हम इस लाइन को एक नई लाइन की तरह लगा रहे हैं, ट्रांसफार्मर का रोल ख़त्म कर दिया, यहाँ पे हमने बिल्कुल हटा दिया मैंने, वो एक नई लाइन की तरह लगा रहे हैं, इसीलिए एक जोड़ दिया। किस लिए? स्टार्टिंग पोल के लिए। कहीं से ना कहीं से तो स्टार्टिंग करनी पड़ेगी, उसके बाद तो 20 जगह बनेंगी खंभों के बीच की। क्योंकि देखो 20 का मतलब क्या है कि जब हमने इस 1000 को 50 से भाग किया था तो 20 आया। अब 20 में एक जोड़ा ताकि हम उसमें पूरा स्टार्ट कर सकें लाइन को। आपको भी यही करना है कि जितना भाग करके आए उसमें एक जोड़ देना है LT लाइन में जब नई लगाएंगे, और जब एग्जिस्टिंग लाइन होगी तो उतने ही पोल होंगे। ठीक है गाइस, चलिए अब देखिए, जब 20 में एक जोड़ा गया कितना हो गया? 21 पोल हो गए। कितने पोल हो गए? 21 पोल्स हो गए। कौन से वाले पोल? वो तो आपको क्वेश्चन में ही बता दिए गए थे कि कौन से वाले पोल यूज़ होंगे। कौन से थे अगर आपको याद हो तो?
क्वेश्चन में कहा गया था कि 9 मीटर के आरसीसी पोल यूज़ होंगे, ठीक है नहीं, ये क्वेश्चन में बताया गया था कि 9 मीटर के आरसीसी पोल यूज़ होंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम कैलकुलेशन कर लेते हैं लेंथ ऑफ कंडक्टर की। लेंथ ऑफ कंडक्टर की कैलकुलेशन कर लेते हैं, ये कैसे होगी देख लेते हैं इसको। आपको पता ही है फेज और न्यूट्रल वायर के लिए 4 वायर हैं, 3 फेज के 1 न्यूट्रल का, सेम डायमेंशन के, इसलिए एक साथ ही कैलकुलेट कर रहे हैं। 1000 मीटर की लंबाई में जाएंगे और 5% एक्स्ट्रा लेंगे हम सैग के लिए। किसके लिए लेंगे 5% एक्स्ट्रा? 5% एक्स्ट्रा लेंगे हम सैग के लिए। 4000 प्लस 200 कितना हो गया? 4200 मीटर। कितना हो गया? 4200 मीटर। अब अर्थिंग वायर की कैलकुलेशन कर लेते हैं। अर्थिंग वायर में एक वायर जाएगा 1000 मीटर में और 5% एक्स्ट्रा, कितना हो गया? 1050। कितना हो गया? 1050 मीटर। वायर की कैलकुलेशन समझ में आ गई होगी, बहुत ही आसान है, कोई इतना मुश्किल बात नहीं है इसमें, एकदम आसान भाषा में मैंने बात बताई है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ बड़े मज़े से समझ में आई होगी। ओके गाइस, चलिए सिंगल लाइन डायग्राम बना लेते हैं। इसको हम रूट डायग्राम भी बोल सकते हैं, जनरल रूट डायग्राम या सामान्य लाइन चित्र जो क्वेश्चन में पूछा गया था। सिंगल लाइन डायग्राम भी इसी को बोलते हैं, रफ रूट डायग्राम भी इसी को बोलते हैं और लाइन डायग्राम भी इसी को बोलते हैं और सामान्य लाइन चित्र भी इसी को बोलते हैं, ठीक है। देखिए सिंगल लाइन डायग्राम देखो आप, नीचे दिख रहा होगा आपको, तो ये है, ये स्टार्टिंग, ये आखिरी वाला खंबा है, मैं आपको इसको कलर कर देता हूँ, ये आखिरी वाला खंबा है और ये शुरू वाला खंबा है। ये दोनों टर्मिनल पोल है इसलिए इनको एरो दिखाए गए इधर उधर। ये वाले एरो जो दिखाए जाते हैं, ये वाले एरो, ये टर्मिनल पोल को रिप्रेजेंट करते हैं। ये वाले एरो ये टर्मिनल पोल को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो अब हमको कितने खंबे, हमको 21 खंबे लगाने, 21 खंबे लगा लेते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं करने वाले हैं। देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21। कितने? 21। 21 क्यों लगाने थे? पीछे देखो, अभी तो बताया मैंने 21 कैसे कैसे हैं, ठीक है नहीं। 21 खंबे लग गए। चलिए शुरू का और आखिरी का टर्मिनल पोल है। चलिए इन सबको सीधा सीधी लाइन से मिला दो, इस वाली लाइन से हमने ये जो मिला दिया ऐसे करके, ठीक है। चलिए सिंगल लाइन डायग्राम तैयार हो चुका है, बस अर्थिंग देना बाकी है। अर्थिंग देना बाकी है कि अर्थिंग किस किस को दी जाएगी। तो अर्थिंग गाइस, सबसे पहले अर्थिंग दी जाती है पहले खंबे को, फिर आखिरी खंबे को। पहले और आखिरी यानी टर्मिनल पोल को अर्थिंग जरूर दी जाएगी। सबसे पहला काम तो ये होगा। चलिए तो एक अर्थिंग ये हो गई और एक अर्थिंग सेट ये हो गया, 2 अर्थिंग हो गए। अभी तक तो 2 अर्थिंग हो गए। उसके बाद रूल कहते हैं कि हर चौथे पोल को अर्थ करना जरूरी है। कौन से वाले को? हर चौथे पोल को अर्थ करना जरूरी है। आप देख लीजिए एक बार, 1 2 3 4 इसको अर्थ कर दिया हमने, 1 2 3 4, फिर इसको अर्थ कर दिया हमने, 1 2 3 4, फिर इसको अर्थ कर दिया, 1 2 3 4, फिर इसको अर्थ कर दिया। उसके बाद 1 2 3 4, इसको तो ऑलरेडी अर्थ कर रखा है, सही है। कौन से को? पहले टर्मिनल पोल को अर्थिंग दो, उसके बाद हर चौथे पोल को अर्थिंग दे दो बीच में से, सही है नहीं। इनसे कोई ज़्यादा खास फर्क नहीं पड़ता है, आप चिंता ना करो। कितने हुए? 1 2 3 4 5 6। कितने अर्थिंग सेट हुए? 6 अर्थिंग सेट हुए। कितने अर्थिंग सेट हुए? 6 अर्थिंग सेट हुए, 6 अर्थिंग सेट हुए, ठीक है नहीं। तो अर्थिंग सेट हमारे 6 यूज होंगे और सिंगल लाइन डायग्राम पूरा तभी माना जाता है जब उसमें अर्थिंग सेट लगा दी गए हों, वरना सिंगल लाइन डायग्राम आपका कभी भी पूरा नहीं माना जाएगा, ठीक है नहीं। आप चाहते हो कि सिंगल लाइन डायग्राम आपका पूरा माना जाए, तो ऐसा केवल तभी होगा जब आप उसमें अर्थिंग सेट लगा दोगे। अगर आप उसमें अर्थिंग सेट नहीं लगाते हो तो सिंगल लाइन डायग्राम कभी भी पूरा नहीं माना जाएगा और आपके नंबर काट लिए जाएंगे। इससे बेटर तो आप बनाना नहीं, और आप बनाओगे नहीं तो नंबर वैसे ही कट जाएंगे। मैंने क्या कहा था कि सिंगल लाइन डायग्राम बनाना सबसे ही इम्पोर्टेंट पार्ट है किसी भी न्यूमेरिकल का एस्टिमेशन में, ठीक है। चलिए गाइस बढ़ते हैं
टर्मिनल पोल डायग्राम की तरफ मैंने दिखाया था ना स्टेप में आपको कि टर्मिनल पोल का डायग्राम भी बना दो अगर आपके पास टाइम है तो, क्योंकि ना ये अलग ही इफेक्ट डालता है। अगर आप ये डायग्राम भी बना के आओगे ना तो कसम से एग्जामिनर एकदम फुल्ली इम्प्रेस्ड, पूरी तरह से इम्प्रेस्ड हो जाएंगे एग्जामिनर। इतनी ज़्यादा खुशी से आपकी कॉपी चेक करेंगे, नंबर वैसे ही बढ़ बढ़ के मिलेंगे, ठीक है नहीं। टर्मिनल पोल मतलब शुरू का और आखिरी का पोल है ये। आप देखिए जरा एक बार, मैं आपको मार्क किए देता हूँ कुछ चीज़ें। ये है खंबा, ठीक है, ये है अर्थिंग वायर, और अर्थिंग वायर जाता है हमारे पास आई बोल्ट से निकल के, जो आई बोल्ट होता है उसमें से अर्थिंग वायर जाता है निकल के, सही है। उसके बाद ये है हमारे पास फेज वायर 1 2 और 3, और ये हमारे पास न्यूट्रल वायर। हो गए चार वायर। अब ये लगे हैं साइकिल इंसुलेटर क्लैंप, और ये इसमें लगा है इंसुलेटर, ये क्लैंप और ये इंसुलेटर, क्लैंप और ये इंसुलेटर, क्लैंप और इंसुलेटर। बस ऐसे करना है इसको, सही है नहीं। ये लगा है स्प्लिट इंसुलेटर एक, ये लूप बना होता है लूप, ये बना है, ये लगा है एक स्प्लिट इंसुलेटर, और ये एक स्पैन में एक लगता है, यानी कि दो खंभों के बीच में ये एक स्प्लिट इंसुलेटर लगता है, ये रूल है गाइस। टर्मिनल पोल को स्टे देना जरूरी होता है, और एक टर्मिनल पोल को 2 स्टे साइड दिए जाते हैं। आप कभी भी ये मत सोचना कि यार हमने तो आज तक 2 स्टे साइड देखे ही नहीं, क्योंकि आपने अगर लाइन देखी होंगी तो आपने सबने केवल एक एक तार से स्टे दे रखा होगा, तो वो यही है कि बस ठेकेदार ने पैसे बचा लिए हैं और क्या। वरना तो रूल ये कहता है कि एक टर्मिनल पोल को 2 स्टे साइड दिए जाएंगे, बाकी बीच में किसी को नहीं दिया जाता। यहाँ केवल स्टे सेट टर्मिनल पोल को ही दिया जाता है, सही है। समझ में आ गया। पहले पोल लगेगा, फिर आई बोल्ट अर्थिंग के लिए, फिर ये साइकिल इंसुलेटर वायर्स के लिए, और क्लैंप के साथ फिर ये वाला सेट स्टे सेट, और यहाँ डेंजर बोर्ड लगेगा, यहाँ बारबेड वायर लगेगा, ये सब लगेंगे, ठीक है नहीं। चलिए एलटी लाइन में डेंजर बोर्ड लगाना इतना कोई कंपलसरी नहीं होता, आपके याद रह जाए तो लगा देना, ना याद रहे तो ना लगाना। शुरू करते हैं मटेरियल लिस्ट। ये देख लो आप एक बार जरा, ये रहता है आई क्लैंप, वो ये रहता है आई क्लैंप साइकिल इंसुलेटर को लगाने के लिए, और ये रहता है डी क्लैंप, ये लगता है टर्मिनल पोल पर, और ये लगता है बाकी नॉर्मल पोल पर, ठीक है नहीं। टर्मिनल पोल पर ये वाला लगेगा, और ये साइकिल इंसुलेटर है, ये साइकिल इंसुलेटर आप ये देख लो, बहुत से लोगों ने नहीं देखा होगा। ये साइकिल इंसुलेटर है, और ये साइकिल इंसुलेटर क्लैंप है, ऐसे लगाया जाता है, ठीक है। इसको यहाँ पे बोल्ट है, खंबे में लगा देते हैं बोल्ट, ये खंबा होगा ऐसे करके, यहाँ बोल्ट लगा देंगे, इसमें से फिर वायर ले जाएंगे निकाल के, ठीक। बस इतना ही काम करना होता है। लिस्ट ऑफ मटेरियल्स का प्रिपेयर कर लेते हैं बिना कोई देरी किए। लिस्ट ऑफ मटेरियल्स बना लेते हैं, बहुत ही जल्दी आपका क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, फिर ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें। गाइस लिस्ट ऑफ मटेरियल्स बनाना आपको आता ही है। ये होता है फॉर्मेट, पहले सीरियल नंबर लिखा जाएगा, फिर नेम ऑफ मटेरियल विद स्पेसिफिकेशन, क्वांटिटी, फिर रेट एक क्वांटिटी का, फिर टोटल प्राइस, ठीक है नहीं। चलिए आई होप कि आपकी समझ में आ गया होगा, ठीक है नहीं। करते हैं, सबसे पहले लगाएंगे हम 9 मीटर लॉन्ग आरसीसी पोल। क्या लगाएंगे? सबसे पहले लगाएंगे हम 9 मीटर लॉन्ग आरसीसी पोल। कितने पोल लगाएंगे? हम लगाएंगे यहाँ पे 2 पोल। किस लिए? केवल टर्मिनल पोल के लिए। मैं ऐसे ही कैलकुलेशन करा के चलता हूँ और आप भी इसी प्रकार से कैलकुलेशन करके चलना, ताकि एग्जामिनर पर अलग ही इफेक्ट पड़े, सही है नहीं। जैसे कि 9 मीटर लंबा आरसीसी पोल लगाया, 2 पोल लगा दिए, 950 रुपये का एक होता है। ये टेबल में देखने पर पता लगे। आपके पास टेबल नहीं है तो टेबल मैं प्रोवाइड करा दूंगा, आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है गाइस। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद इनको मल्टीप्लाई किया तो 1900 रुपये हो गया, ठीक है नहीं। इनको मल्टीप्लाई किया तो 1900 रुपये हो गया। उसके बाद साइकिल इंसुलेटर लगाएंगे टर्मिनल पोल पर। देखिए एक खंबे पर 4 इंसुलेटर लगेंगे, एक खंबे पर 4 इंसुलेटर लगेंगे, ठीक है। 8 इंसुलेटर हो गए 2 खंभों पर, 25 रुपये का एक मिलता है, इसलिए 200 रुपये के हो गए। फिर लगाएंगे हम साइकिल इंसुलेटर को लगाने के लिए क्लैंप, जो कि टर्मिनल पोल पर डी क्लैंप लगता है। 8 क्लैंप लगेंगे, 8 इंसुलेटर हैं तो, और 68 रुपये का एक क्लैंप मिलता है। मल्टीप्लाई करने पर 544 रुपीज़ का हो गया, ठीक है गाइज। उसके बाद लगाएंगे हम आई बोल्ट। आई बोल्ट 2 लगेंगे क्योंकि दोनों पोल पे अर्थिंग वायर के लिए। 15 रुपये का एक मिलता है ये वाला।
30 रुपये हो गए। वैसा आई बोल्ट 5 रुपये का मिल जाता है, लेकिन ये बड़ा होता है इसलिए 15 का मिलता है। ठीक है, अब लगाएंगे हम 5 mm एल्यूमिनियम बाइंडिंग वायर। 2 मीटर लगता है एक इंसुलेटर पे, 8 इंसुलेटर है इसीलिए यहाँ पे 16 मीटर हो गया। 2 रुपये का 1 मीटर मिलता है इसीलिए 32 रुपये का हो गया। ये बाइंडिंग वायर कौन सा होता है मैं आपको दिखाता हूँ। अभी देखो यहाँ पे जैसे वायर जाएगा यहाँ से होके, तो अपने आप तो रुक नहीं जाएगा, इसको कसा जाएगा यहाँ पे, भाई ये वाला होता है 5 mm एल्यूमिनियम बाइंडिंग वायर। ओके गाइस, वीडियो अगर पसंद आ रहा है, समझ में आ रहा है तो लाइक करो यार, और बाकी लोगों से शेयर करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वीडियो सीख सकें यार। जितना ज़्यादा लोग सीखेंगे उतना अच्छा लगता है, ठीक है नहीं। और आप रेस्पॉन्स ज़रूर दिया करो कि वीडियो कैसा लगा है, मतलब वीडियो में कोई कमी थी या अच्छी थी। केवल कमी ही नहीं बतानी है, अगर अच्छा है तो अच्छा भी बताना है, ठीक है नहीं। और आप ये मत सोचना कि सर वायरिंग के क्वेश्चन नहीं लेकर आ रहे इंटरनल वायरिंग के, बस इसको ख़त्म होने दो, उसके बाद इंटरनल वायरिंग ही शुरू करेंगे, ठीक है नहीं। चलिए अब लगाते हैं हम स्टे सेट। दो पोल हैं, एक पोल पे 2 लगते हैं इसलिए 4 स्टे सेट हो गए। 600 रुपये का एक मिलता है इसीलिए 2400 रुपये के हो गए। ओके गाइस, उसके बाद लगाते हैं हम बारबेड वायर। 5 मीटर लगता है एक खंबे पे, 2 खंभों पे 10 मीटर लग गया। 1.5 रुपये का 1 मीटर मिलता है इसीलिए 15 रुपये का हो गया, ठीक है गाइस। चलिए अब लगाते हैं हम डेंजर बोर्ड विथ क्लैंप। डेंजर बोर्ड विथ क्लैंप 2 खंभों पर 2 लगाएंगे, 30 रुपये का एक मिलता है इसलिए दोनों 60 रुपये के हो गए, ठीक है ना गाइस। चलिए अब हम करेंगे खंभों की कंक्रीटिंग। केवल पहले जो काम हम लगा रहे हैं मटेरियल वो केवल टर्मिनल पोल पर लगा रहे हैं, उसके बाद जो नॉर्मल पोल बचेंगे उन पर लगा देंगे सारा का सारा मटेरियल। टर्मिनल पोल पर इसीलिए लगाया है पहले ताकि देखने में क्वेश्चन अच्छा लगे और एग्जामिनर पर इफेक्ट पड़े। आप भी इसी फॉर्मेट को फॉलो करना जैसे मैं करा रहा हूँ, बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है इधर से उधर, इतना सा भी नहीं करना है, ठीक है। कंक्रीटिंग ऑफ पोल, 2 खंभों की कंक्रीटिंग की जाएगी। 60 रुपये की होगी एक खंभे की, इसीलिए 120 रुपये की हो गई 2 खंभों की, ठीक है नहीं। चलो उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब टर्मिनल पोल पर हम सारा का सारा मटेरियल लगा चुके हैं अपना। अब लगाएंगे हम ACSR कंडक्टर। क्या लगाएंगे? ACSR कंडक्टर। तो ACSR कंडक्टर हमने कैलकुलेट किया था 4200 मीटर आया था। अगर टेबल में देख के पता लगा कि ये जो है 12 रुपये का मिलता है 1 मीटर, ऐसा हमें टेबल में देख के पता लगा। आपको टेबल चाहिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं, मैं आपको वो टेबल प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो जब 12 की और 4200 की मल्टीप्लाई की गई तो 50,400 हुआ, ठीक है नहीं। ओके ठीक है गाइस। चलिए उसके बाद हम लगाएंगे 8 SWG का अर्थिंग वायर। ये लगाया हमने 8 SWG का अर्थिंग वायर। अब 1050 मीटर हो गया। पहले हमने कैलकुलेट किया था, कैसे कैसे आया अब आपको पता ही है, नहीं आया तो जाकर पीछे वाला हिस्सा देख लो वीडियो का। 3 रुपये मीटर मिलता है, 3150 रुपये का हो गया है, ठीक है गाइस। चलिए अब हम लगाने वाले हैं पोल। नॉर्मल पोल के लिए लगा रहे हैं, नॉर्मल पोल के लिए। टर्मिनल पोल का तो हो गया, टर्मिनल पोल पे हमने 2 पोल लगा दिए, ठीक है नहीं। तो बचे हुए 21 पोल लगाने हैं सारे, तो बचे कितने 19। तो 9 मीटर लंबे RCC पोल लगाएंगे, इधर देखो ऊपर 19। 950 रुपये का एक मिलता है, 18,050 रुपये के हो गए। अभी नॉर्मल पोल पर साइकिल इंसुलेटर लगाएंगे, एक पे 4 तो 19 पे हो गए 76। 25 रुपये का एक मिलता है, 19 रुपये के हो गए 1900 रुपये के हो गए साइकिल इंसुलेटर। उसके बाद साइकिल इंसुलेटर क्लैंप लगाएंगे आई टाइप। देखिए कोई फ़र्क नहीं है, प्राइस वो सेम है, लेकिन जो टर्मिनल पोल है उस पर डी टाइप रखता है, डी क्लैंप लगता है, और जो नॉर्मल पोल है उस पर आई क्लैंप लगता है। तो 76 इंसुलेटर 76 क्लैंप लगेंगे, 68 रुपये का एक मिलता है, मल्टीप्लाई किया तो हो गया 5168, 5160। ओके गाइस। अब लगाएंगे हम स्प्लिट इंसुलेटर। 2 खंभों के बीच में एक लगता है, यानी कि एक स्पैन में एक लगता है। अगर आपको याद हो तो हमारे पास 20 स्पैन थे,
स्प्लिट इंसुलेटर, एक स्पैन में एक लगता है। स्प्लिट इंसुलेटर काम क्या करता है? स्प्लिट इंसुलेटर जो है वो क्या है कि अर्थिंग वायर और न्यूट्रल वायर के बीच में एक संबंध बनाता है। आपको पता है कि न्यूट्रल वायर में कभी कोई करंट फ्लो नहीं होता, लेकिन इन केस अगर न्यूट्रल वायर में कभी कोई करंट फ्लो हो गया तब तो फिर दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए उस फ्लो होने वाले करंट को ये स्प्लिट इंसुलेटर से डायरेक्ट अर्थ कर दिया जाता है, इसलिए लूप बनाता है। ठीक है नहीं? ये अब 20 लगेंगे, 20 रुपये का एक मिलता है, इसलिए 400 रुपये के हो गए। अर्थिंग सेट कैलकुलेट किए थे हमने। कितने थे अर्थिंग सेट जब कैलकुलेट किए थे? तो अर्थिंग सेट थे हमारे पास 6 अर्थिंग सेट। कितने थे? 6 अर्थिंग सेट थे। 1200 रुपये का एक मिला, 7200 रुपये हो गए। अब आई वोल्ट लगाएंगे हम 19 खंभों पे 19 आई वोल्ट लगेंगे। 15 रुपये का एक मिला, 285 रुपये हो गए। ओके गाइस, चलिए अब लगाएंगे हम 5 mm एल्यूमिनियम बाइंडिंग वायर। ऊपर देखो 76 इंसुलेटर पे 2 मीटर के हिसाब से 152 मीटर हो गया। 2 रुपये 1 मीटर के 304 रुपये हो गए। फिर लगाएंगे हम बारबेड वायर, एक खंभे पे 5 मीटर, 19 पे 95 मीटर। 1.5 रुपये मीटर मिलता है, इसीलिए 142.5 रुपीज़ का हो गया। ठीक है, चलिए। डेंजर बोर्ड विथ क्लैंप 19 पोल पे 19, 30 रुपये का एक मिलता है, 570 रुपये के हो गए। सीमेंट कंक्रीटिंग 19 पोल की 60 रुपये की एक की होती है, 1140 रुपये की हो गई। नट वोल्ट वाशर ये ऐसे ही लगा लेते हैं, जैसे कहीं पे कोई बोल्ट वोल्ट ढीला पड़ा था उसको लगा दिया, उसके लिए इसकी कोई फिक्स क्वांटिटी नहीं होती, केवल 20 रुपये का लगा लेते हैं बस। ओके गाइस, आई होप कि हमारे द्वारा लगाया हुआ मटेरियल आपको समझ में आया होगा, और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दो। ख़त्म नहीं हुआ है अभी तो, इसकी केवल मटेरियल लिस्ट बनी है बस। अब मटेरियल लिस्ट के बाद आगे की कहानी करते हैं। मटेरियल लिस्ट तो बन गई, अब बाकी का काम कर लेते हैं। मटेरियल कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट फाइंड करने के लिए हम इन सबको जोड़ देंगे। जब हमने ये सारे कॉलम पीछे की लिस्ट के भी ऐड किए तो मटेरियल कॉस्ट निकल आई। मुझे तो लगता नहीं कि इसमें किसी को दिक्कत होती हो। जब हमने मटेरियल कॉस्ट निकाली तो आई हमारे पास 94,030 रुपीज़ एंड 50 पैसा, 94,030 रुपये 50 पैसे आए। अब हम लेबर कॉस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। लेबर कॉस्ट 15% होती है मटेरियल कॉस्ट का। जब हमने लेबर कॉस्ट 15% कैलकुलेट की मटेरियल कॉस्ट का, तो हमारे पास निकल के आई 14,104 रुपये, 14,104 रुपये और 57 पैसे, 14,104 रुपीज़ एंड 57 पैसा। ठीक है, लेबर कॉस्ट निकल आई। अब निकालते हैं इमरजेंसी कॉस्ट। इमरजेंसी कॉस्ट आपको पता ही है 5% होती है मटेरियल कॉस्ट का। जब हमने 5% निकाला मटेरियल कॉस्ट का, तो हमारे पास आया 4,701 रुपये और 52 पैसे, 4,701 रुपीज़ एंड 52 पैसा। अब फाइनल स्टेप पर चलते हैं, बिल्कुल फाइनल। टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट फाइंड करते हैं। मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट और इमरजेंसी कॉस्ट को ऐड करने के बाद करते हैं। लेबर कॉस्ट, ये मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट और इमरजेंसी कॉस्ट को ऐड किया तो हमारे पास निकल के आया है ये। और ये कितना है? 1,12,836 रुपये और 60 पैसे। कितना? 1,12,836 रुपीज़ एंड 60 पैसा। 1,12,836 रुपये और 60 पैसे। इन 60 पैसे को हम पूरा रुपया बना देते हैं और 36 रुपये के 37 रुपये बन जाएंगे, 37 रुपीज़ हो जाएंगे। तो फाइनल आंसर कितना आया? बिल्कुल फाइनल 1,12,837 रुपये, 1,12,837 रुपीज़। ओके गाइस, मुझे लगता है कि वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी रह गई है आप ईमेल कर देना या व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर मैं वीडियो में कई बार दे चुका हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं आप। ठीक है नहीं? ईमेल आईडी हमारा आपको पता ही है। ओके गाइस, चलिए गाइस, वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
कोई भी क्वेरी, कोई भी सजेशन, कोई भी PDF नोट चाहिए तो आप हमें ईमेल कीजिए polytechnicstudy2019@gmail.com पर। हम आपके ईमेल का स्वागत करते हैं और मैं आपके ईमेल का हर ईमेल का रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। अगर मैं ईमेल का रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ तो आप मुझे तुरंत व्हाट्सअप कर देना गाइस 8958617732 का। ओके गाइस, चलिए गाइस, चैनल पर और भी बहुत सारी वीडियोज़ अवेलेबल हैं। आपके कोर्स को बहुत ही ईजी कर दिया है यार। कोशिश तो मेरी यही है कि आपके अच्छे से अच्छे नंबर आएँ और गाइस ये अब आपके ऊपर है कि आप कितने अच्छे नंबर लेके आ पाओगे। देखिए मैं तो पूरी कोशिश कर रहा हूँ आपके लिए और आप ही के लिए कर रहा हूँ ये सब, बिना किसी स्वार्थ के। ठीक है गाइस, चलिए गाइस, अब फिर से एक क्वेश्चन करेंगे जल्दी से आप लोगों के लिए। आज का क्वेश्चन ये है कि एक आपको नई LT लाइन लगानी है। LT लाइन लगानी है नई, जो कि 300 मीटर लंबी है। 300 मीटर लंबी है और स्पैन क्या है उसका स्पैन है 60 मीटर। कितने मीटर? 60 मीटर। ऐसे सुन लो, एक 300 मीटर लंबी नई LT लाइन लगानी है 400 वोल्ट 3 फेज 50 हर्ट्ज की 4 वायर वाली, जिसमें स्पैन जो है वो 60 मीटर है। अब आप सोचोगे कंडक्टर कौन सा यूज़ करेंगे? कंडक्टर वही वाला यूज़ करो जो हमने इस क्वेश्चन में यूज़ किया है। ओके गाइस, चलिए गाइस, और बहुत सारी वीडियोज़ हैं यार। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, दूसरे लोगों से शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि हर किसी को जिसको ज़रूरत है ये वीडियो मिल सके। ओके गाइस, चलिए गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल पर, और जल्दी ही मिलते हैं फिर किसी ऐसी एक वीडियो के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और देखते रहिए हमारा चैनल पॉलिटेक्निक स्टडी।